नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास अर्थात भूगोल की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। दोस्तों, कल मिड टर्म की जो परीक्षाएं चल रही हैं, छठी कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उस मिड टर्म की परीक्षा में यह अध्याय आने वाला है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह अध्याय एवं वीडियो, इसीलिए आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के किसी भी भाग को आप स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या बताता है यह अध्याय हमें ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। और जो उसके बाद सवाल इस वर्कशीट में इस अध्याय में दिए गए हैं, हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर नामक अध्याय। दोस्तों, ऊपर एक QR कोड दिया गया है, बार कोड। अगर आप इसको स्कैन करें तो आप इस अध्याय को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, नीचे एक चित्र दिया गया है पृथ्वी का। इसमें अक्षांश एवं देशांतर को दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन देखते हैं इसके बारे में लिखा क्या है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें इस पैराग्राफ की, तो यह हमें बताता है कि अब तक हम ये मानते थे कि पृथ्वी हमारी पूरी तरीके से गोल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अंडाकार है। ऊपर और नीचे से अर्थात उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से ये थोड़ी चपटी है, जबकि मध्य भाग से बीच में से ये थोड़ी उभरी हुई है अंडे की तरह। इसीलिए इसको भूभाग कहा जाता है। और जहाँ तक ग्लोब की बात है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है जो किसी स्थान को पृथ्वी पर उतना ही सही दिखाता है जितना वो पृथ्वी पर है। ये छोटा एवं बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्यारे बच्चों, ऊपर जो चित्र दिया गया है ये ग्लोब का है। इसमें एक बीच से गुजरती हुई आप लोहे की रेखा को देख सकते हैं, डंडी को, जिसको अक्ष कहा जाता है। इस अक्ष को इसलिए लगाया जाता है ताकि ग्लोब जो है वो आगे पीछे कहीं भी घुमाया जा सके। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार घूमती है, लेकिन ग्लोब के घूमने में और पृथ्वी के घूमने में कुछ फर्क है। आइए उसके ऊपर बात करेंगे आगे। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। अर्थात अगर हम गेहूं लें या आलू लें और स्वेटर बुनने वाली सिलाई को उसके अंदर घुसा दें, तो हम उसको बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अर्थात दोस्तों, ग्लोब जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, छोटे या बड़े। बड़े ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि छोटे ग्लोब को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आजकल तो इतने छोटे ग्लोब भी आते हैं जिन्हें हम जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लोब जो होते हैं वो गुब्बारे टाइप के होते हैं, जिसमें हवा भरकर हम उससे अपना कार्य कर सकते हैं और काम करने के बाद उसकी हवा को निकाल सकते हैं और मोड़कर वापस अपनी जेब में रख सकते हैं। इन ग्लोबों में किसी देश को, महासागर एवं महाद्वीपों को उसी अनुपात में दिखाया जाता है जिस अनुपात में वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसा कि हमने सिलाई की बात अभी की थी, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में से एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में और ग्लोब के बारे में यदि अंतर की बात करें तो हमने देखा है कि जो ग्लोब है उसमें एक सुई घुसी होती है, उसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी ध्रुव और निचले हिस्से को, जहाँ पर सुई निकलती है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और ये बाएं से दाएं घूमती है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारी पृथ्वी पर इस तरीके की कोई अक्ष नहीं है और हमारी पृथ्वी बाएं से दाएं घूमने के साथ साथ चारों ओर भी घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो दोस्तों, जो अक्ष होता है उसके अलावा पृथ्वी पर एक अन्य रेखा भी पाई जाती है, जिसे हम विषुवत व्रत कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र 2.2 में देख सकते हैं, बिल्कुल मध्य भाग में विषुवत व्रत है। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच में स्थित है और पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसके ऊपर वाले आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा से या विषुवत व्रत से वृत्तीय रेखाएं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ आती हैं। इन उत्तर तथा दक्षिण रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं या अक्षांश कहते हैं। इनका माप निश्चित होता है। 20 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री दक्षिण। इनके साथ उत्तर एवं दक्षिण जरूर लिखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अर्थात जहां भूमध्य रेखा स्थित है वो 0 डिग्री अक्षांश है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अंश जान सकते हैं, अर्थात जिस स्थान पर हम रहते हैं और वहाँ पर ध्रुव तारा जो उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। जैसा कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में पृथ्वी वाले अध्याय में हमने पढ़ा था उसके बारे में, उससे हम जान सकते हैं कि हमारे स्थान किस प्रकार का कोण बनाता है। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत व्रत के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ यानी उत्तर या द यानी दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र P में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजाटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हैरिजोंटे विषुवत व्रत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा हेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्थित स्पष्ट है कि जैसे जैसे आप विषुवत व्रत से
दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, तो वैसे वैसे अक्षांशों का जो माप है, आकार है, वो कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। प्यारे बच्चों, ऊपर जो चित्र दिया गया है 2.3, इसमें महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध दिखाए गए हैं। नज़दीक से हम देखते हैं, थोड़ा सा फोटो को जूम किया गया है। बिल्कुल बीच में आप जो रेखा है देख सकते हैं विषुवत वृत्त, जिसका मान 0 डिग्री है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है। इसके बाद जो गुलाबी वाला हिस्सा है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध एवं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में हम कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त तथा उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच के हिस्से को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जो ऊष्मा है, पृथ्वी सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी, उसकी मात्रा घटने लगती है। उसके बाद और इनका जो मान है वो 66.5 डिग्री उत्तर एवं 66.5 डिग्री दक्षिण है। इसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध है और दक्षिणी शीत कटिबंध है, और उनके आगे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर सूर्य का ताप अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी बहुत कम होती है। तो इस चित्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं, वो जो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, वे विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तर, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। नंबर 3 है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। नंबर 4 है विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी अधिक गर्मी वाला स्थान। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का समय सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। दोस्तों, अक्षांशों के बारे में जानना ये महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्राप्त होने वाला जो अंश होता है, मात्रा होती है, वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी कम एवं सर्दी अधिक होती है। नीचे 2 चित्र दिखाए हैं, चित्र 2.4a और चित्र 2.4b। इसमें भूमध्य रेखा और उत्तर एवं दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को दिखाया गया है। चित्र 2.4a में हम देख सकते हैं कि सूर्य की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस वजह से यहाँ परछाई छोटी होती है और गर्मी अधिक होती है। जबकि चित्र 2.4b में हम देखते हैं कि सूर्य की धूप या किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए परछाई कम एवं ऊष्मा भी कम होती है, यानी गर्मी कम होती है। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, और चित्र 2.4 के बारे में तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त
कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों से में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमने भूमध्य रेखा को देखा था और वो उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती थी, उसी प्रकार 180 डिग्री जो है वो आप त्रिभुज पे क्षैतिज रेखा के रूप में दे सकते हैं खड़े फॉर्म में, और इसमें हम पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ वृत्तीय रेखाओं को देख सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की तरफ जाती हुई ये वृत्तीय रेखाएं ही जो है देशांतर कहलाती हैं, या इनको याम्योत्तर भी कहा जाता है। और एक ये जो 0 डिग्री से शुरू होती है और 15-15 का गैप लेकर ये आगे बढ़ती जाती हैं एवं 180 डिग्री पर आपस में जाकर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर आकर इनका मान शून्य हो जाता है। ये देशांतर कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अर्थात हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांशों का माप जो है वो कम होता जाता है। लेकिन ये जो याम्योत्तर है या देशांतर रेखा है, ये समान लंबाई की रहती हैं। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अर्थात दोस्तों, जिस तरीके से हमने भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को कहते हुए, इसी तरीके से याम्योत्तर भी पृथ्वी को खड़े रूप में 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो याम्योत्तर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री से शुरू होकर पश्चिम में जाती है या पूर्व में जाती है और 180 डिग्री पर जाकर ये पूर्व एवं पश्चिम में मिल जाती हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। दोस्तों, जो चित्र 2.6 आप देख रहे हैं, ये ग्रिड है जिसमें एक ही ग्लोब पर अक्षांश को भी दिखाया गया है और देशांतर को भी दिखाया गया है। इस प्रकार जो आकृति बनती है ग्लोब पर, इसको ग्रिड कहा जाता है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की स्थिति सही स्थिति होगी। आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि चित्र 2.7 में दिखाया गया है। दोस्तों, चित्र 2.7 आप देख सकते हैं, विश्व के समय क्षेत्र।
ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा एवं डा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। यानी ऊपरी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहां काटे उनको आ, बा, सा, दा तथा धा का नाम देना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आप देखेंगे कि वृत्त आ खा अक्षांश उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। अर्थात इसी प्रकार आपको जो छोटे छोटे वृत्त बने हैं जहां देशांतर एवं अक्षांश आपस में एक दूसरे को काटते हैं, अब उनकी स्थिति को आपको जानना है। देशांतर और समय, अर्थात किसी देश के समय का अंदाजा हम किस आधार पर लगाते हैं। आपको समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की स्थिति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा स्थान है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर एवं सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अर्थात दोस्तों, किसी स्थान पर यदि हम घड़ी के अलावा बात करें और समय की बात करें तो सूर्य द्वारा बनाई जाने वाली परछाई सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दोपहर के समय सूरज बिल्कुल सिर पर होता है, इसीलिए दोपहर के समय बनने वाली आकृति या परछाई जो होती है सबसे छोटी होती है और सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय वो सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अर्थात जो ग्रीनिच 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है वहां पर जिस समय सूरज में दोपहर होगी, सूरज सिर पर होगा, उस प्रकार उस समय उस याम्योत्तर पर बनी हुई सभी स्थानों पर जो समय होगा वो दोपहर का समय होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। हमारी जो पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है और 15 डिग्री अक्षांश जो पश्चिमी एवं उत्तर में है वहाँ समय 1 घंटा आगे या पीछे होता है। जो पूर्व में स्थित है उनका समय 1 घंटा अधिक होगा और जो पश्चिम में है उनका समय 1 घंटा पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के समय 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अर्थात दोस्तों, हमने देखा है कि जो ग्रीनिच है जहाँ ब्रिटिश वेधशाला स्थित है वहाँ यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो उससे 15 डिग्री पूर्व में जो याम्योत्तर है वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, जबकि 15 डिग्री पश्चिम में दोपहर सुबह के 11 बजे होंगे। जबकि 180 डिग्री जो याम्योत्तर है वहाँ मध्य रात्रि होगी, रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अर्थात किसी स्थान पर जो हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरने के
द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारत के मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत में जो स्थानीय समय का माप है या याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री पूर्व है और यही भारत का स्थानीय समय माना जाता है। चित्र में भारत का मानक याम्योत्तर आप देख सकते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अर्थात दोस्तों, इंग्लैंड के समय में और भारत के समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है और यह जो अंतर है वो याम्योत्तर के कारण है जहाँ भारत और इंग्लैंड स्थित हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, अर्थात 1 घंटा जो है वो 15 डिग्री देशांतर को दिखाता है और 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है लगभग 15 डिग्री के समान घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो दोस्तों, पृथ्वी पर और ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर को दिखाने वाला यह था अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और इसका पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? अपने अध्ययन के आधार पर हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि यह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों से थोड़ी चपटी जबकि मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसे भू-आप कहते हैं। अर्थात दोस्तों, हमने शुरुआत में ही देखा था अध्याय के कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ये ध्रुवों से थोड़ी चपटी है और मध्य भाग से थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसे भू-आप कहा जाता है। अगला है, ग्लोब क्या है? इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक वास्तविक लघु प्रतिरूप यानी मॉडल है जो किसी स्थान को उचित अनुपात में दर्शाता है जैसे वे पृथ्वी पर हैं, अर्थात पृथ्वी के छोटे मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। अगला है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ग्लोब पर विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने वाली सभी वृत्तीय रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। इनके साथ उत्तर तथा दक्षिण अंकित किया जाता है क्योंकि ये उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है, जबकि ग्रीनिच से अर्थात 0 डिग्री पूर्व से तथा पश्चिम की ओर स्थित वृत्तीय रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इनके साथ पूर्व तथा पश्चिम लिखा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध हैं। अगला है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 23 सही 1/2 या 23.5 डिग्री उत्तर। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समीप स्थित है और क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके लिए कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण में वाला जो क्षेत्र है भूमध्य क्षेत्र, वहाँ यह ताप सबसे अधिक महसूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत
में शाम के 5:30 बजे होते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 इसलिए बजते हैं क्योंकि लंदन 0 डिग्री देशांतर पर है, जबकि भारत 82.5 सही 30 मिनट पूर्व में और भारत का समय ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो दोनों का अक्षांश देशांतरीय मान अलग है, 5.5 घंटे का उसमें अंतर है, इसीलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग देशांतरों पर स्थित है। अगला सवाल है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? का 90 डिग्री, बी यानी खा 0 डिग्री और गा 60 डिग्री। दोस्तों इसका जवाब है खा 0 डिग्री। अगला है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? का ध्रुवों के, खा विषुवत वृत्त के या गा कर्क रेखा के। तो जो शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है क्योंकि यहाँ सूरज की धूप नहीं पहुँच पाती है, कम पहुँच पाती है, इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। अगला है, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360, 180 या 90। तो अभी हमने देखा था कि देशांतरों की संख्या जो 0 से शुरू होकर 180 डिग्री तक जाती है 180 है। अगला है, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, खा दक्षिणी गोलार्ध में और गा पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, ग्रिड किसका जाल है? का अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरीय याम्योत्तरों का, खा कर्क रेखा एवं मकर रेखा का और गा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का। तो दोस्तों जैसा कि हमने चित्र में देखा था, ग्रिड देश अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरीय रेखाओं का जोड़ है, इसीलिए इसका उत्तर जो का है वो सही है। अगला है सवाल खाली स्थान बनने का। इसमें आप जो नीले रंग से दिख रहे हैं वो सवाल है और जो लाल रंग से दिखा है वो उत्तर है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण जो है ये उत्तर है। अगला है भारत का मानक याम्योत्तर 22.5 डिग्री पूर्व है, 22.5 डिग्री पूर्व जो है वो उत्तर है। अगला है जीरो याम्योत्तर को ग्रीनिच के नाम से जाना जाता है और इसमें जो ग्रीनिच है वो इस सवाल का जवाब है। दोस्तों अगला है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है और इसमें जो ध्रुव है वो उत्तर है। अगला है उत्तरी ध्रुव व्रत डैश गोलार्ध में पाया जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए थी यह वीडियो आज की, जिसका नाम था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हमने न केवल इस अध्याय का अध्ययन किया बल्कि इस अध्याय में पूछे गए सवालों के जवाबों को भी जाना। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों से यह भी अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, कोई भी भाग इसका स्किप ना करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।